नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत सारा धन्यवाद। अमित जी, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसने तो फिर ऐलान कर दिया कि 5 सितंबर को ये लोग दिल्ली में इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ एक मार्च करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी जो ये थी, जो सरकार ने मानी थी, उन पर सरकार ने अमल नहीं किया। तो यानी कि एक नया तमाशा। ये तमाशा अभी चलेगा और ये तमाशा 14 सितंबर तक चलेगा। 12 और 13 तारीख को ब्रिक्स का सम्मेलन होना है दिल्ली के अंदर, और इनकी पूरी मंशा यही है। ये कौन है? उमर खालिद वाले, उमर खालिद के समर्थन वाले ही तो हैं। और याद कीजिए उमर खालिद ने क्या कहा था कि जब ट्रंप आएगा तब हम बताएंगे अपनी ताकत। याद करिए वो दौर। और ये उमर खालिद का समर्थक है सौरभ दास और ये तमाम जो तिलचट्टे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि जब ब्रिक्स समिट दिल्ली में हो उस समय ये कियोस्क क्रिएट करें, क्योंकि ब्रिक्स के आएगा तो आप समझिए ब्रिक्स देश के सभी प्रभुत्वशाली देश हैं जो एंटी अमेरिका एक समूह बना है। और ये आया कहां से है? अमेरिका से। ये इसको भारत में सीजीआई ने जो बातें कही वो किसी हिंदुस्तानियों को अच्छा बुरा नहीं लगा, लेकिन अमेरिका में बैठे व्यक्ति को अच्छा लगा और बुरा लग गया, और वहां से पूरी प्लानिंग उन्होंने सेट कर ली। तो पूरा खेल समझिए। और जिस तरह से ब्रिक्स अभी डीडॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर इससे एक अमेरिका घबराया हुआ तो है, क्योंकि ब्रिक्स जितना मजबूत होगा बाय इलेक्शन में ट्रंप अभी उतनी उनको परेशानी होने वाली है। चाइना को देखिए, या ब्रिक्स के तमाम वो देश अगर जो देखेंगे उसमें भारत का एक पोजीशनिंग है। वो इकलौता ध्रुव है जो सबके साथ अभी डील कर रहा है। रशिया से ऑयल वाला मामला हो ही गया, या चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2020 में, उसके बाद से कोई हमें दिखा नहीं। यह बात समझ जाइए, पूरा षड्यंत्र इन लोगों का ब्रिक्स के समिट के बीच में व्यवधान डालने का है, और इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आप इस बात को समझिए, एक बहाना है कि सरकार नहीं मानी और ये नहीं माना। ये 5 तारीख को आएंगे, कुछ उत्पात करेंगे, उत्पात करने के बाद ये कहेंगे हम धरना पे यहीं बैठेंगे। ये पूरी तरह से भारत की जो इंटरनेशनल क्या कहा गया था कि डिप्लोमेसी की बात करते हैं मोदी, विदेश नीति की बात करते हैं, इसको यहीं पे घेरो। राहुल गांधी बार बार विदेश जाकर के भारत के खिलाफ बोलते हैं। अब हिंडनबर्ग जैसी संस्थाएं कोई काम नहीं आ रही। तो ये एक नया भारत के अंदर ही दिमागी नक्सलियों को खड़ा किया जा रहा है, और उसके द्वारा बताया जा रहा है कि भारत की क्या पोजीशनिंग है, ताकि इंटरनेशनल मीडिया ये छाप सके कि भारत के जेनजी, भारत के युवा यहाँ पे सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। आप एक चीज देखिएगा, जो लोग आपके दर्शक हैं बस इसको गंभीरता से समझिएगा। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत से कम हुई है, नहीं पहुंच पाई है, यहाँ के निवेशकों ने बहुत ज्यादा पैसा निकाला है। क्योंकि अगर ये भाव आ जाए निवेशकों के मन में कि सरकार कमजोर है या सरकार गिर सकती है, तो फिर निवेशक सबसे पहले अपना निवेश हटाते हैं। इनकी पूरा प्रयास यही है, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन अगर हिंदुस्तान में होता है तो एक इंटरनेशनल एक इमेज बिल्डिंग होगा, जैसे G20 के समय हुआ था। तो ये उनका पूरा षड्यंत्र यही है कि ब्रिक्स समिट को में व्यवधान डाला जाए। जैसे आपने कहा ना कि उमर खालिद ने क्या कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हम बवाल काटेंगे। 2020 का मामला है, 23-24 जनवरी का, जब वो यहाँ दौरे पर आए थे और पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर था, तब इन्होंने वो तमाशा किया था। और क्या हुआ था? दंगे हुए थे दिल्ली में। और अब भी यही खेल खेलना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि ब्रिक्स के लिए इंटरनेशनल मीडिया आएगा, खबरें छपेंगी, अगर उनकी फोटोज एक दो ऐसी आ गई जहां पर पुलिस उनको रोक रही है और बड़े जेंजी जो बड़े जोश में दिख रहे हैं, तो इनको तो इनका काम तो हो गया। और अमेरिका से फंडिंग तो आ ही रही है, अमेरिका ही ब्रिक्स से डरा हुआ है। आप देखिए, हमारे एनएसए अजीत डोभाल 2 दिन के चाइना दौरे पर गए हैं, हमारे विदेश मंत्री इस वक्त रूस में है। तो अमेरिका तो डरा हुआ है, और ये तिलचट्टों का काम ही ये है यहाँ पर रायता फैलाना, अराजकता फैलाना। जिस तरह की अराजकता ये जंतर मंतर पर नहीं फैला पाए, पुलिस को उन्होंने टारगेट किया, लेकिन कितने संयम से दिल्ली पुलिस ने काम लिया। ये तो चाहते थे एक आधी लाश गिर जाती तो ये बवाल काट देते। तो ये फिर से 5 सितंबर को एक सोची समझी रणनीति के तहत
एक साजिश के तहत आ रहे हैं ताकि फिर से अराजकता फैलाए। आपको लगता है कि इस बार ये कर पाएंगे? यहाँ पर इस बार तो पुलिस इनको बैठने नहीं देगी। काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे? इस बार पुलिस बैठने नहीं देगी, इससे बड़ा प्रश्न है कि दिल्ली के लोग क्या करेंगे। और इस बार ये लोग नंगे हो गए हैं, संयोग से झारखंड का आंदोलन जो था वो सामने आ गया, तो ये इनका बेनकाब हो गया ये कि ये झारखंड नहीं गए, कलकत्ता चले गए, बीजेपी की सरकार है, राजस्थान चले गए, लेकिन कभी भी पंजाब पे नहीं गए। पंजाब में दो नियुक्तियां रद्द की गई हाईकोर्ट के द्वारा, वो एक सवाल नहीं किया इन्होंने, ना कोई मुद्दा बनाया। और यहां तक कि सौरभ दास जो इनका तिलचट्टा नंबर 2 है, वो दिल्ली के एक स्कूल के बारे में बताया और बाद में वो वीडियो भी डिलीट कर दिया। हम सब ने देखा है कि दिल्ली के स्कूल के बारे में इसने एक वीडियो बनाया था और बाद में जब कमेंट में करने लगे कि भाई अभी कुछ महीने पहले ही तुम्हारे आका की सरकार थी, तो फिर ये वीडियो डिलीट करके भाग गया। तो अब तो ये नोन फेस हैं, ये इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, तो दिल्ली पुलिस का भी एजेंडा क्लियर होना चाहिए और इनके जो समर्थक हैं उनका भी एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि इनको ना तो छात्र से मतलब है, ना इनको शिक्षा व्यवस्था से मतलब है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत का जो इमेज है उसको खराब करना है। और इस इमेज खराब करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और इनके साथ खड़े कौन है? अनार्किस्ट नंबर 1 अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग, या तमाम वो जो मोदी विरोधी दिमागी नक्सल हैं, जो भारत के विकास यात्रा से चिढ़े हुए हैं। आज वो कुत्ता भी अगर मोदी के तरफ भौंक दे तो उसको ये लोग बाप बना करके घूम लेते हैं। तो यहाँ तो कुछ गोरे चिकने युवा लड़के हैं जो पढ़े लिखे होने का दावा कर रहे हैं, तो उनके पीछे तो ये दिमागी नक्सल खड़े हो जाएंगे, तो ऐसे डफलीबाज भी वहां पहुंच ही जाएंगे। लेकिन भारत सरकार को इस बार बिल्कुल इनको दिल्ली में तीरा बोले, दिल्ली में नहीं है, तुम्हारे साथ मारपीट जयपुर में हो रही है, जोधपुर में हो रही है, तुम्हें ठीक हो रहा है, वहां जाके कियोस्क करो, यहां पर नहीं करने देंगे। कि अब ये जब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं तो इनको इतने लठ मारो कि फिर कोई दिमागी नक्सल पैदा ना हो पाए। ये लठ के अलावा और किसी चीज की ये सुनने को तैयार ही नहीं है। इसलिए समझिए ये गेम बस यही है कि किसी तरह से भारत की इमेज खराब करना है, फिर हम क्यों बर्दाश्त करें भाई। आप सही कह रहे हैं, लातों के भूत है, बातों से तो मानेंगे नहीं। परमिशन इन्होंने मांगी है, दिल्ली पुलिस अब क्या करती है, परमिशन देती है या नहीं? पिछली बार की तरह कहीं एयरपोर्ट पे उतरते ही दीपके को परमिशन थमा दी थी, वैसा ही कुछ खेलना हो जाए? तो ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ लोगों को परमिशन मिल जाती है, कुछ को परमिशन नहीं मिलती है। सबको भी दिल्ली में धरने का अधिकार नहीं है, जो अमेरिका से आते हैं उनको धरने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन ये जो कॉकरोच है, इनके खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज है, क्या इनकी गिरफ्तारी होगी? अब तक तो ये अंदर होने चाहिए थे। ये जो बैठकर सोशल मीडिया पर बातें करते हैं, दो बड़े बड़े वाले कॉकरोच, और फिर मजाक उड़ाते हैं कि अगर हमारे साथ मारापीटी नहीं होती जोधपुर और जयपुर में तो हमें तो इतनी कवरेज ही नहीं मिलती। आप सोचिए किस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं, कौन से छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं ये नंगे हो जाएंगे अब टीवी में छपने के लिए। ये छपास प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। इसीलिए इनकी मानसिकता तो देखिए ना, किस तरह की गालियां दे रहे थे, किस लिए? व्यूज के लिए। ये आंदोलन को पब्लिसिटी मिले इसके लिए अश्लील बातें कर दो, अश्लील हरकतें कर दो, बिना सिर पैर की बातें कर दो, बस व्यूज चाहिए, बस तमाशा करो, बदनाम हो जाओ, लेकिन नाम तो होगा। जब इस चरित्र के, गिरे हुए चरित्र के लोग हैं ये, तो इन लोगों को तो अब मैं क्या कहूं। दिल्ली पुलिस जब पहली बार अभिजीत दीपके जब आया तिलचट्टा नंबर 1, पहले दिन आपने परमिशन दे दिया कि धरना करो, जब देख लिया लोग नहीं आए थे तो दूसरे दिन उठा देना चाहिए था, दूसरे दिन हटा देना चाहिए था। इतने दिन तमाशा करवा के क्या फायदा मिला? इसलिए अब ये इन लोगों पर एक ही कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे आए और गिरफ्तार। और मेरा तो महाराष्ट्र सरकार से भी है कि भाई कौन है, नाम लो खोल करके ना, कि इनको बचा कौन रहा है। मतलब गजब हाल हो गया भाई साहब, हानत तो कुछ सत्ता की है ही नहीं। कोई 2 कौड़ी का इंसान आकर के गाली दे करके चला जाता है, वो भगोड़ा पवन खेरा, वो गृह मंत्री को अनशन बक देता है, कोई एक्शन नहीं होता। यही चीज अगर राहुल गांधी पे कोई बोल दे तो एफआईआर हो जाती है, वही चंद्रशेखर आजाद पे बोल दे तो एफआईआर हो जाती है। आखिर महाराष्ट्र में एफआईआर हो गई है तो फिर एफआईआर किस लिए होता है? सरकारी कागज भरने के लिए,
क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्यों डर रहे हैं भाई? यार हुआ है तो तिलचट्टों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कम से कम यहां आ रहा है, यहीं पे तो गिरफ्तार कर लीजिए। 5 तारीख को आने की नौबत क्यों दिया जा रहा है? उसके पहले क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और किसी भी स्कूल में आप घुस जाएंगे क्या? किसी भी सरकारी में आप कौन है? आप, हर स्कूल की एक समिति होती है, आप गार्जियन को लेके जाओ, और बच्चों को क्यों आगे कराया जा रहा है? मैं एक और गंभीर बात कर रहा हूं, ये जो टीवी में जैन अल्फा कर रहे हैं, बच्चों ने आंदोलन कर दिया, उनके माँ बाप क्या है? मेरी बेटी अगर स्कूल में पढ़ती है, उसके स्कूल में कोई समस्या है, तो वो मुझे आके बताएगी, तो मैं अपनी बेटी को आंदोलन करने के लिए कहूंगा, या मैं जाके बात करूंगा। ये बहुत गंभीरता के साथ समझिए, इसको मजाक में नहीं लेने की जरूरत है। अल्फा जैन अल्फा की बात कर रहे हैं, 8वीं क्लास के बच्चे से आंदोलन करवा रहे हैं। आप समझिए, 8वीं क्लास से वोकल बना रहे हैं आप बच्चों को। वो आंदोलन जीवी बन जाएगा कुछ दिन के बाद, अगर उसे ऐसे ख्याति मिलने लगी ना, क्योंकि टीवी का नशा और अखबार का नशा देख रहे हैं ना इन तिलचट्टों को। बात करना है बच्चे के गार्जियन करेंगे, इसीलिए गांव वालों ने पीटा ना। मेरा राजस्थान सरकार में से भी मेरा निवेदन है कि एफआईआर आपके यहाँ भी हुआ है, आप ही के यहाँ पर इतने ज्यादा मारपीट की तस्वीरें आई, आप एक्शन ले लीजिए। तो ये सरकारों को ही लेना होगा, और ये दिल्ली सरकार नहीं ले सकती, केंद्र सरकार नहीं ले सकती है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है, और ये लोग क्या क्रिएट करते हैं राज्यों में, तो राज्य सरकार एफआईआर कर ले। दिल्ली में ये आ ही नहीं पाएंगे, एफआईआर हो ही गया है, लोगों ने किया, तो भैया तुरंत जरूर इनको जेल में डालो, क्या समस्या आ रही है? जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो ये दिमागी नक्सल की बात पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कही थी, उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया था, ये तस्वीरें शेयर की गई थी, इसको लेकर भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब तो वो जो राजदीप की पैरवी करने के लिए एडिटर्स गिल्ड सामने आ गया है, उनका कहना है कि सवाल पूछने वालों को आप दिमागी नक्सल कैसे कह सकते हैं? एक बात समझिए, पत्रकारिता के नेपो किड्स राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष हो या निधि राजदान हो, ये लोग पत्रकारिता के नेपो किड्स हैं। तो जब नेपो किड्स हैं, तो इनके जो ऊपर पुरखे हैं, उन्होंने कई ऐसे पत्रकारों को बनाया है, और उन्हीं की संस्था है एडिटर गिल्ड। इसमें है कौन लोग? वो जिन्हें 2004 से 14 के बीच में पद्मश्री पुरस्कार मिला, वो जो कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्हें कांग्रेस की सरकार ने फैसिलिटेट किया है। खान मार्केट और तमाम जो दिल्ली के लुटियन जोन में मकाने दिए हैं, संपत्तियां दी हैं, पद दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, अवार्ड दिया है, ऐसे तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि हाय हाय हमारे नेपो किड्स, हमारे दामाद जी राजदीप सरदेसाई पर अटैक हो गया। सवाल यह है कि जो दिमागी नक्सल, अगर ये लोग कह रहे हैं कि जो सवाल पूछता है वो उसे आप दिमागी नक्सल कह रहे हैं, जी नहीं। नक्सल क्या होते हैं इसे जो समझ जाएगा वो दिमागी नक्सल भी समझ जाएगा। नक्सल कौन होते हैं? जो भारत सरकार के या राज्य सरकार के विकास योजनाओं को रोकते हैं। किस तरह से? जितने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो नक्सली उसको रोकते हैं बंदूक के दम पर। छोटे बच्चों को का माइंड वॉश करते हैं और उसे उठा करके ले जाते हैं बंदूक के दम पर। उसके दिमाग में नक्सली भावना भरते हैं बंदूक के डर पर। अपने आतंक मचाते हैं बंदूक के दम पर, अपने विचारधारा फैलाते हैं बंदूक के दम पर। और ये सारे काम, यानी बड़े प्रोजेक्ट को रोकना, विकास कार्य को रोकना, राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी है उससे मुंह फेरना, बच्चों को दिग्भ्रमित करना, बच्चों का हथियार बनकर का इस्तेमाल करना, हथियार बनाना बच्चों को, ये सारे काम बिना बंदूक के जो करते हैं वो दिमागी नक्सल हैं। दोनों में बस यही फर्क है, जिस काम दोनों एक ही कर रहे हैं। एक के हाथ में बंदूक है इसलिए वो नक्सल है, दूसरे के हाथ में पेन है इसलिए वो दिमागी नक्सल है। तो ये बता दीजिए क्यों नहीं इसको दिमागी नक्सल कहा जाए? क्या अंडमान ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को रोकने वाला क्यों नहीं दिमागी नक्सल कहा जाए? नर्मदा प्रोजेक्ट को रोकने वाले को क्यों ना दिमागी नक्सल कहा जाए? जिस तरह से याद करिए, हर वो परियोजना है, हर वो, कभी रेलवे ब्रिज बनना होता है तो ये पहुंच जाते हैं दिमागी नक्सल। जो लोग विकास की गति को रोकते हैं वो दिमागी नक्सल हैं।
और याद कर लीजिए, जर्नलिज्म के नेपोकिड्स राजदीप सरदेसाई ने ही तो किसान आंदोलन कथित जो था, उस दिन किस तरह का भ्रम सुबह फैलाया कि एक किसान की मौत हो गई है। उसके बाद लाल किले पे चढ़ गए थे लोग, किस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया था, वो सारा षड्यंत्र तो राजदीप सरदेसाई ने किया। कांग्रेस की सरकार का स्ट्रिंग ऑपरेशन, वोट फॉर नोट, हम लोग, आप तो पत्रकारिता में रही होंगे उन दिनों, मैं भी रहा हूं, किस तरह से नोट लहराया गया था। वो मोटा माल कौन खाया, मुझे याद है सुषमा स्वराज जी ने वो बातें कही थी पार्लियामेंट के अंदर। वो पूरे स्टिंग ऑपरेशन को दबा के कांग्रेस की सरकार बचाने वाले जर्नलिज्म के नेपोकिड्स राजदीप सरदेसाई की अगर बात आ गया तो क्यों ना कहा जाए। और रवीश कुमार, ये वही रवीश कुमार है ना जो बताते हैं कि 11 घंटे की यात्रा अगर नए सड़क के माध्यम से 6 घंटे में पूरा कर लेंगे तो 5 घंटे बचा के आप क्या कर लेंगे। तो इसे तो दिमागी नक्सल ही कहा जाएगा ना। लेकिन दूसरी तरफ तो ये देखिए अमित जी कि एडिटर्स गिल्ड अगर सच में निष्पक्ष है तो फिर तो उनको अमन चोपड़ा के साथ भी खड़े होना चाहिए था। एफआईआर दर्ज हो गई रिपोर्टिंग करने के लिए झारखंड में, और जिस तरह की टीका टिप्पणियों भीम आर्मी वाला करता है देश के कुछ एक चैनल्स की महिला एंकर्स को लेकर, तो उसके खिलाफ ये लोग कभी सामने नहीं आते। अर्णब के खिलाफ क्या कुछ किया था उस वक्त की महाविकास अघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र में, तब भी ये सामने नहीं आए। तो ये तो बड़े सिलेक्टिव सिंड्रोम से ग्रस्त है ना। इनको सिर्फ और सिर्फ लुटियन गैंग के पत्रकार ही नजर आते हैं, दूसरे पत्रकार नजर नहीं आते। और पंजाब में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पत्रकारों का मुंह बंद करने में लगी हुई है, उन पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, उस पर भी एडिटर्स गिल्ड बिल्कुल खामोश है। मैंने कहा एडिटर गिल्ड, आज जब मैंने देखा तो मैंने कहा अरे ये तो, इसको तो मैंने श्रद्धांजलि दे दिया था, ये अभी भी जिंदा है। क्योंकि ये कहां सामने आता है पत्रकारों के नाम पर। अभी ये बहुत पत्रकारिता की चिंता करते हैं तो संसद के अंदर प्रियंका गांधी कहती है पालतू मीडिया, तब तो ये एडिटर्स गिल्ड नहीं करता है। जब गोदी मीडिया कहा जाता है और एनडीटीवी के ही एक पत्रकार को, शुक्ला जी को पीट दिया जाता है, रवीश रंजन शुक्ला को पीटा गया जंतर मंतर पर, तब एडिटर्स गिल्ड नहीं आया। वो तो तुम्हारे गैंग के ही थे कभी, लेकिन कभी रवीश रंजन शुक्ला के समर्थन में एडिटर्स गिल्ड नहीं आया, क्योंकि वहां तिलचट्टों के, क्योंकि समझिए कि जो आज कौन चला रहा है एडिटर्स गिल्ड, वो चला रहा है आशुतोष, जो टीवी में आकर के आम आदमी पार्टी का, मतलब ये लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन से सबसे बढ़िया तो आशुतोष झूला, जो एक राजनीति में था और वॉशिंग मशीन में डूब करके आज निष्पक्ष पत्रकार बन गया। तो उसके बाद कौन चला रहा है? आप एक एक नाम देखते जाइए। वो लोग हैं जिसे 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकारों में पद्म पुरस्कार मिला है या फैसिलिटेट किया गया है। तो इनसे आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि पत्रकारिता पर ये लोग आएगा ज्ञान देने के लिए? ये कांग्रेस पार्टी का एक अनुसांगिक संगठन है, एक फेडरल उसका ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए समझिए ये बौद्धिक, उनको कांग्रेस का एक बौद्धिक वर्ग है जो बात बात पर किसी ना कहीं सेट होना चाहता है, लेकिन इनका परम गति जो है वो कांग्रेस में है। आज तक इन लोगों ने गोदी मीडिया शब्द पर एक सवाल नहीं किया। तो ये इनका चरित्र है। अर्णब गोस्वामी, अभी अशोक श्रीवास्तव जी हॉस्पिटल में एडमिट रहे, पड़कर जी को 2-1.5 महीने तक उन्हें भागते फिरना पड़ा, क्योंकि कर्नाटक की सरकार की पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। हॉस्पिटल में एडमिट रहा पत्रकार, तब ये लोग नहीं बोलते हैं। आए दिन पत्रकारों पे हमला होता है, तब ये नहीं बोलते हैं। लेकिन ये लोगों का चरित्र है, क्योंकि ये लंपट लोगों का एक गैंग है। इनके जितने सदस्य हैं आप इनको सर्च करिए, सब एक से एक लंपट हैं जो टीवी चैनलों पे आएंगे और दिन रात मोदी सरकार को कोसेंगे, क्योंकि इनके विचारधारा, तो ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पालतू मीडिया के लोगों का एक संगठन है। दरअसल यही वो पालतू मीडिया है जिसकी बात प्रियंका गांधी कह रही थी। तो इससे उम्मीद तो किसी को नहीं होना चाहिए और इसके लेटर को कूड़े में डाल करके फेंक देना चाहिए। आशुतोष को जहां पर पे केजरीवाल गया था ये तलवा चाटने के लिए, अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया तो इसको भेज दिया गया। अब ये लगा हुआ है कि राहुल गांधी को बना ले और कहीं ना कहीं हम सेट हो जाए। तो ये सेट होने वाले लोग हैं, इनका नाम है एडिटर्स गिल्ड। इनसे उम्मीदें नहीं है, ये एक्सपोज हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। आज से नहीं, 2004 से।
लेकिन इनका दोगलापन देखिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ये या इस पूरे विपक्ष का, इंडी गठबंधन का, जो वैसे बिखरा हुआ है लेकिन कभी कभी साथ में दिखते हैं। अब सोचिए अगर एक घटना हो जाए तो ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर रोना पीटना शुरू कर देते हैं। पत्रकारों का मुंह बंद किया जा रहा है, इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं पंजाब में, उस पर कहीं से किसी की आवाज नहीं आ रही। वहां पर वो थैले वाली बहन भी कुछ नहीं बोल रही, वहां पर राहुल गांधी नहीं बोल रहे, अखिलेश यादव नहीं बोल रहे, सब खामोश है। ये इन लोगों का चरित्र है। और मैं वो एक टीवी डिबेट में था, वहां कह रहे थे भाजपा दंगे वाली पार्टी। मैंने कहा मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में 2 ही दंगे हुए हैं। 84 का दंगा जिसमें पकड़ा गया सज्जन कुमार, सजा मिली कांग्रेस का, और 2020 में दंगा हुआ, पकड़ा गया ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का। तो बता दीजिए आप कि कौन होता है दंगा का पार्टी। तो इन लोगों का चरित्र है, एक झूठ को इतनी बार बोल बोल के ये लोग सच एस्टेब्लिश कर देते हैं। ये इतने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप करना, केरल की सरकार में बोलते हैं एफआईआर हो जाता है, तमिलनाडु की पुलिस सरकार पे बोलिए एफआईआर हो जाता है। आज एक, मैं भाषा का समर्थन नहीं करता हूँ अजीत भारती का, लेकिन आज उस पर एफआईआर हो गया ना। ये पिछले 2 सालों से, 2.5 सालों से भाजपा को के खिलाफ क्या क्या गंदी बातें नहीं कर रहा है, कोई एफआईआर नहीं होता है। एक बार इसने उसका विरोध कर दिया, एफआईआर हो गया। ये बात समझना पड़ेगा कि भाजपा के लोग इतने सहिष्णु हैं, या भाजपा के समर्थक, या भाजपाई, या भाजपा के सरकार लोग इतने सहिष्णु हैं कि कभी इन पर नहीं कोई एक्शन लेते हैं, जबकि इन लोग को उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की पुलिस दिल्ली में, पंजाब की पुलिस इंटरनेशनल बन गई थी, पता नहीं उनका कलकत्ता की पुलिस गुड़गांव आके अरेस्ट कर रही है। ये, और इन पर कोई नहीं बोलता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, पार्लियामेंट में सवाल नहीं उठता, कोई इंटरनेशनल मीडिया सवाल नहीं उठाती है, कोई पत्रकारों का संगठन सवाल नहीं उठाता है, कोई वो जो दिन रात टीवी डिबेट में आकर के पैनलिस्ट के रूप में लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये कोई नहीं बोला जाता है। तो ये इनका इकोसिस्टम है जो इतना मजबूत है। 12 साल के केंद्र सरकार, मोदी सरकार के 12 साल के बाद भी इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत है। ये समझिए कि ये कितने स्ट्रांग लोग हैं। जब इनकी सरकारें आएंगी तो क्या हाल होगा राष्ट्रवादियों का। इसलिए इनको जहां हो सके उनको रोकिए। ये भ्रम में, कभी किसी भी भ्रम में मत पड़िए कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वरना ये वही लोग हैं जो इमरजेंसी लगाते हैं। और आज भी पंजाब में अघोषित इमरजेंसी है। भगवंत मान की पत्नी पे एनएचआरसी ने मांगा है रिपोर्ट, वहां के चीफ सेक्रेटरी ऑफ डीजीपी से। एक बार भी किसी भी न्यूज चैनल पे खबर नहीं है। क्यों नहीं है? खबर तो दबा दी गई ना। चाहे कुमार विश्वास के घर हो या तमाम जगह, या रचित कौशिक हो, सब जगह पंजाब पुलिस उठा करके ले जाती है। तो यह दरअसल, और इस पर कोई कुछ नहीं बोलता, ये जो लोकतंत्र के दुहाई देने वाले लोग हैं। तो ये समझ जाइए ये कितने घातक हैं देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए। ये सामाजिक बुराई है, इनका उपचार टीकाकरण नहीं हो सकता है, जूता हो सकता है। जब से तिलचट्टों का आंदोलन शुरू हुआ अमित जी, तब से फंडिंग की बात बार बार हो रही है। आप सोचिए वो सौरभ दास जो है, उसका जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी पैरवी कपिल सिब्बल के बेटे कर रहे हैं। तो ये पैसा तो कहीं से आ रहा होगा ना। ये तो वो वकीलों की जमात है जो एक एक सुनवाई का 10-10 लाख ले लेती है। तो इस सौरभ दास की आमदनी का स्रोत अगर कोई जानना चाहता है तो दिक्कत क्या है? उनके माता पिता का नाम जानना चाहता है, उनके घर का अता पता जानना चाहता है, तो दिक्कत क्या है? लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा है और कुछ लोगों को नोटिस भी जारी हो गए। सौरभ दास का बहुत तकलीफ हो गई उसे कि उसके घर का पता जान लिया। ये उनकी निजता का हनन है। तो मैं पूछता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान की बिटिया के बारे में जिस तरह की बातें जिस कॉलेज में पढ़ती है, क्या करती है, नहीं करती है, ये जब सार्वजनिक उछाला जा रहा था, तब ये तिलचट्टे कहां थे? तब इनके जो दोगले लोग समर्थक हैं वो कहां थे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या गलती था, और धर्मेंद्र प्रधान क्या गलती थी तो उनकी बेटिया के बारे में किस तरह की बातें सार्वजनिक की गई। ज्ञानेश कुमार जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी बिटिया का किस तरह से, उनके घर को किस तरह से उनका सार्वजनिक किया गया था। तो इनसे क्यों ना सवाल किया जाए। और कपिल सिब्बल का क्या है, देखिए ये वो वकील है जिसे पैसा लूटने में मजा आता है। उसे पता चल गया कि ओ पैसा यहाँ है। जितने भी केस कपिल सिब्बल ने उठाए हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद वाला मामला हो, 3 तलाक वाला मामला हो,
जितना मामला कपिल सिब्बल उठाता है वो सारे मामला हार जाता है, लेकिन पैसा टकाटक बनाता है। उमर खालिद का मामला हो, शरजील इमाम का मामला हो, कपिल सिब्बल को तो पता हो गया कि सौरभ दास के पास फंडिंग आ रहा है, तो वो अपने जुगाड़ में तुरंत पहुंचा है, मैं तेरा केस लड़ूंगा, और वो अपनी कमाई करके निकल लेंगे कपिल सिब्बल। और इस बार अपनी भी नहीं, अपने बेटे की भी कमाई करवाएंगे। कहेंगे बेटा तो लड़ने का लेगा और मैं तो कंसल्टेंसी लूंगा। तो ये ढंग से दोनों बाप बेटा सेट हो गया सौरभ दास के फंडिंग से। लेकिन पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम कौन हो कि तुमसे सवाल ना होगा? तुम दुनिया तो सवाल कर सकते हो, तो ये सवाल तो तुमसे भी होना चाहिए ना। ये अरविंद केजरीवाल का स्टाइल है। अरविंद केजरीवाल ने भी दुनिया से सवाल कर लिया, लेकिन एक सवाल इनसे शीशोगंज महल के बारे में पूछा गया तो फिर भावना थी ना, उस पत्रकार का नाम उठा करके जेल में डाल दिया, SC एक्ट लगा दिया। इसके बेटे के बारे में पूछा तो रचित कौशिक को जेल में डाल दिया गया। तो ये तिलचट्टे अरविंद केजरीवाल के साथ ही तो काम किए हुए हैं ना। इसलिए बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि हाँ, अगर इसका पता बता दिया तो क्या हो गया, देश में तो सबका पता है। ये तो कॉकरोच जनता पार्टी बनाए थे ना, ये पार्टी के लोग है ना, तो पार्टी की में तो फिर कौन सा छिपा छिपी की काम है भाई? हर चीज सामने आना चाहिए, कहाँ रहता है, क्या करता है, बाप का नाम क्यों छिपाना चाहते हो? आखिर क्या बात है तुम्हारे में कि बाप का नाम छिपाना चाहते हो, माँ का नाम छिपाना चाहते हो, अपने घर के बारे में नहीं बताना चाहते हो, दुनिया के बारे में जानकारी तुम्हें चाहिए? तुम्हें तो स्कूल प्रेमिसेस के अंदर चले जाना चाहिए। तुम निमुचिए बच्चों का गार्जियन बन करके पहुंच जाते हो, तो तुम्हारे घर पे क्यों नहीं जाना चाहिए? ये खेल समझिए, ये इस तरह का लोग हैं, ये तानाशाही है कि हम सबसे सवाल करेंगे, मेरे से सवाल ना करो। यही असली फांसीवादी है। वो इटली जहां से फांसीवाद शुरू हुआ, उनके समर्थक वाले ये लोग हिंदुस्तान में फांसीवाद फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये इतने दोगले हैं कि इनको पीएम की डिग्री भी चाहिए, इनको सरकार पीएम फंड में पैसा कहाँ खर्च किया गया वो जानकारी भी चाहिए, राजस्थान के स्कूलों में जो फंड आया वो कैसे खर्च हो रहा है उसकी जानकारी भी चाहिए। लेकिन खुद इनकी कमाई का स्रोत क्या है, कैसे इनको हवाई टिकट मिल जाते, कैसे बॉम्बे से दिल्ली पहुंच जाते, कैसे जयपुर जोधपुर पहुंच जाते, नौकरियां तो करते नहीं ये लोग। लेकिन अभी तो ये देखना होगा अमित जी की 5 सितंबर को जो रायता फैलाने के मकसद से ये फिर दिल्ली आ रहे हैं, उस मामले में सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या इनको परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, या क्या कुछ और ये रायता फैलाने की कोशिश करेंगे, कुछ और मुद्दे उठाएंगे, इन सब पर नजर रखनी होगी। फिलहाल आपने इस विषय पर समय निकालकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद।